हेलो मेरे छोटे छोटे बच्चे और मेरे प्यारे दोस्तों। वेलकम टू साइंस सिंप्लीफाइड बाय सोनल। आप सभी का स्वागत है आपकी यूट्यूब चैनल में। तो हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और जिसमें हम कवर कर रहे हैं अपना बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। हमने इसके फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन पार्ट पढ़ लिए हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ पार्ट में। इस पार्ट में हम क्या कवर करने वाले हैं? इस पार्ट में हम अपना यानी ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम यानी न्यूट्रिशन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले हमने पार्ट में क्या पढ़ा था? उसमें हमने न्यूट्रिशन पढ़ा था, हेट्रोट्रॉप्स और ऑटोट्रॉप्स में जो हेट्रोट्रॉप्स है उसको हमने कवर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमंस का न्यूट्रिशन का डाइजेस्टिव सिस्टम। ये हमारे लिए समझना थोड़ा इजी होगा बिकॉज हम सब ह्यूमंस हैं। तो अगर हम कोई अपनी बारे में कोई प्रोसेस पढ़ते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप होता है और इंटरेस्ट के साथ साथ अगर हम कुछ चीज़ बताते हैं तो हाँ थोड़ा सा रिलेट कर पाते हैं। इसलिए हम लोग अगर ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा अच्छा भी लगेगा और हम अपने आप को थोड़ा सा रिलेट भी करेंगे। तो इसलिए हम थोड़ा इजी वे में इसको समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मैम हम पहले डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों कह रहे हैं? अभी तो आप ऊपर अगर हेडलाइन देखी जाए तो क्या पढ़ी हुई है? न्यूट्रिशन इन अ ह्यूमन बींग्स। तो मैम आप डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम क्यों पढ़नी है? क्योंकि न्यूट्रिशन तो हमारी बॉडी तभी लेगी ना जब जब हम फूड को इनटेक करेंगे। इनटेक के बाद जब हम उसे डाइजेस्ट करके उसे अब्सॉर्ब करेंगे, राइट। यानी खाना खाया और उसके बाद जब डाइजेशन की प्रोसेस नहीं होगी तो हम उससे किसी भी प्रकार से न्यूट्रिशन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए हमें डाइजेशन के टॉपिक को पहले पढ़ना है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम डाइजेशन करते हैं तो डाइजेशन से ही हम जो भी अब्सॉर्ब करते हैं उसके बाद ही वेस्ट प्रोडक्ट पास आउट होता है। तो डाइजेशन तो न्यूट्रिशन का एक कह दीजिए कि एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है वो पढ़ लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या मतलब है? मैम इसे सिस्टम क्यों कहा गया है? ओके, ये कोई ब्रांड नहीं है, ये किसी सुपरस्टार का सिस्टम वाला सिस्टम नहीं है। ये है हमारे बॉडी का सिस्टम। मीन्स मैम ये क्या बोल रही हैं आप? मैं बिल्कुल स्पष्ट बता रही हूँ आप लोगों को कि इसका ये मतलब है कि जैसे बहुत सारे ऑर्गन्स एक जैसे हमारी बॉडी जो है अकेले काम नहीं करती, राइट। वो क्या कहती है? साथ ही हाथ बढ़ाने का कॉन्सेप्ट वो यूज करती है। बहुत सारे जब कोई एक प्रोसेस होती है तो बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम हो रहा है तो बहुत सारे पार्ट मिलकर काम कर रहे हैं, इसीलिए इसे सिस्टम कह दिया गया। जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, जैसे स्केलेटल सिस्टम, जैसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसमें क्या होता है? बहुत सारे ऑर्गन्स, बहुत सारे बॉडी पार्ट्स क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं किसी भी प्रोसेस में, इसीलिए इसे बोल देते हैं सिस्टम। आई होप आप लोग समझ रहे हैं कि इसे सिस्टम क्यों कहा गया। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे क्या करेंगे? जैसे कि आप लोग जानते हैं स्टोमच है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। इन सब का क्या है? कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन है, कहीं ना कहीं ये लोग काम करेंगे डाइजेशन में। तो इसीलिए इतने सारे ऑर्गन्स, इतने सारे बॉडी पार्ट जब सपोर्ट करेंगे तब एक सिस्टम बनता है। इसीलिए इसे कह दिया गया है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेशन में हेल्प करे उसे कह देंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, राइट। उसके बाद हम पढ़े तो पहले हम बुक की लैंग्वेज में देखें कि आखिर कह क्या रहा है। तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मैंने बताया भी एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारे अंदर। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो बहुत लार्ज होती है। तो एंड इट्स एसोसिएट्स ग्लैंड। इसमें क्या होती है? एलिमेंट्री कैनाल होती है, बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं। तो ये सब क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हिसाब से अभी पार्ट है। मैंने इसको ओवरव्यू मतलब ऊपर ऊपर से अभी बताया है। इसमें क्या होता है? जब हम डाइजेशन करते हैं तो इसके मेन कुछ स्टेप्स होते हैं जो है 5 स्टेप्स। कितने? 5 स्टेप्स। जैसे सबसे पहले है इंजेशन। इंजेशन आपने अमीबा के न्यूट्रिशन में पढ़ा था। मैंने बताया था कि इंजेशन का मतलब है खाना खाना, यानी फूड को टेक करना। टेक ऑफ द फूड, इन टेक ऑफ फूड। तो
इसके बाद क्या होगा, जब हम खाना खाएंगे तो इसके बाद क्या होगा, डाइजेशन होगा, राइट। तो पहले खाना खाया, उसके बाद अब डाइजेस्ट किया, उसके बाद डाइजेशन के बाद क्या होगा, अब्जॉर्प्शन होगा। अब हमने खाना खाया, डाइजेस्ट हुआ, तो अब उससे न्यूट्रिशन तो लेंगे, अब्जॉर्ब तो करेंगे ही। और उसके बाद क्या होगा, एसमलाइजेशन। ये हमने पढ़ा था कि इससे क्या होगा, एनर्जी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे। और उसके बाद क्या कर देंगे, इंजेशन, यानी कि पास आउट करेंगे अनडाइजेस्ट फूड को। तो सबसे पहले आप स्टेप याद करिए, आपके इस हाथ में या दोनों हाथों में देखिए 5 फिंगर्स हैं और इसकी कितनी स्टेप है, 5। तो अगर आप इन 5 फिंगर्स में अपनी टिप्स में रखे तो कुछ ऐसे आप याद कर सकते हैं, इंजेशन, राइट, खाना लेना, डाइजेशन यानी डाइजेस्ट करना, उसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन यानी खाना खाने के बाद उससे न्यूट्रिशन लेना। 4th नंबर में आता है, क्या आता है, एसमलाइजेशन, यानी उस न्यूट्रिशन की हेल्प से हम क्या करेंगे, एनर्जी बनाएंगे, राइट। और एनर्जी के बाद क्या करेंगे, इंजेशन, यानी कि पास आउट करेंगे अनडाइजेस्ट फूड को। तो वही हम बुक की लैंग्वेज में देख लें कि क्या है। सबसे पहले इंजेशन यानी कि खाना लेना, खाना, उसके बाद डाइजेशन यानी जो भी लिया है हमने फूड उसको क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे यानी ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। उसके बाद अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्ब द फूड, यानी कि जो भी न्यूट्रिशन है, जैसे हमने कुछ खाया, हम सेब, अनार ये सब बहुत खाते हैं, तो ये क्यों खाते हैं, जब वो डाइजेस्ट होगा तभी ना उससे न्यूट्रिशन मिलेगी। तो जब अब्जॉर्प्शन होगा तो उससे क्या होगा, न्यूट्रिशन मिलेगा। अब हमने अब्जॉर्प्शन ये हो गया है, तो एसमलाइजेशन में क्या होता है, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो हमने अब्जॉर्प्शन किया है हमारी बॉडी इसमें क्या करती है, एनर्जी का फॉर्मेशन करती है। तो एल्टिमलाइजेशन ऑफ द फूड ऑफ द प्रोड्यूस ऑफ द एनर्जी, ठीक है, इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद आता है इंजेशन, जो आप लोग सुबह सुबह जाते हैं तो वही है, यानी कि अनडाइजेस्ट फूड को पास आउट करना। मीन्स आप ऐसे कह सकते हैं कि ये एक डेंजरस है, क्योंकि जब ये हमारे बॉडी पे रह जाता है यूरिया के फॉर्म में तो क्या होता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, राइट। किसी को अगर इस चीज की प्रॉब्लम है तो कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है लोगों को, जो आप रोज जोर लगाते रहते हैं और आती नहीं है तो कितनी प्रॉब्लम होती है, राइट। कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी भी तो वो रिलेट कर पा रहे होंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि ये हम लोग बहुत ज़्यादा ऐसे सीरियस लेते हैं जब अगर किसी को प्रॉब्लम होती है, तो इसका रिमूवल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ओके, तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं, अगर आपको इतना समझ आया हो तो चलें आगे। तो अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल। हमने सबसे पहले पढ़ा है डाइजेशन में कि एलिमेंट्री कैनाल एंड ग्लैंड्स। तो सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए हमको, एलिमेंट्री कैनाल, राइट। तो सबसे पहले आप पहले ये ह्यूमस का डायग्राम देखिए, उसके बाद हम एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। जब हम देख लें कि हमारे पास क्या है, कहाँ है, तब हम अच्छे से समझ पाएंगे कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ग्लैंड्स कहाँ पर होती हैं। अगर आपको पता हो कि आपका हार्ट किधर है तो आप उसके बारे में ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएंगे, राइट। तो वैसे ही अगर आप अपने बॉडी पार्ट्स को अच्छे से जाने कि आपकी 2 आंखें इधर ही हैं तो क्या होगा, आप अच्छे से रिलेट कर पाएंगे अगर कोई बताएगा तो वैसे ही सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेशन का जो पूरा डायग्राम है आपके एनसीईआरटी पर वो देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है टंग। टंग आप सब अच्छे से जानते हैं, आप बाहर जीभ अपनी निकालिए और दिखा दीजिए कि हमारे पास जीभ है, तो टंग है। फिर उसके बाद माउथ है। ये जो माउथ है इसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। आप लोगों ने कभी ना कभी, लड़कियों के पास तो होता ही है, लड़के जो हैं वो देख लें कि जो दीदी लोग आपकी क्लिप्स लगाती है, क्लेचर लगाती है, उनका जो है ऐसे मुंह खुलता है, ऐसे जैसे है, एक सेकेंड, जैसे कि मेरे पास ये क्लेचर है तो आप देखें कि ये क्लेचर जो है इसका ऐसे मुंह खुल रहा है, खुल रहा है, नहीं खुल रहा है, तो आपका मुंह भी ऐसे ही खुलता है, ऐसे रहता है और ऐसे खुलता है। तो ये क्या है, बक्कल है। क्या है, बक्कल। इसीलिए इसे बक्कल कैविटी कही गई है। क्या कही गई है, बक्कल कैविटी। इसके बाद अगर हम बात करें तो हम बक्कल कैविटी हो गया, टंग हो गया। आई होप आप लोग को इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद आता है ऑसोफेगस। क्या है,
ऑसोफेगस। आप यहाँ पर जो ये देख रहे हैं फूड पाइप होता है, ये क्या है, हमारे पास यहाँ पर ऑसोफेगस है, इसे फूड पाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड पाइप। फूड पाइप क्यों कहते हैं इसे? फूड पाइप इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें खाना आता है। क्या आता है? खाना आता है, इसीलिए इसे ऑसोफेगस कहते हैं। फूड पाइप है ये। आप देख सकते हैं सबसे पहले टंग, बक्कल कैविटी और ये ऑसोफेगस। हमने ऊपर का सिस्टम समझ लिया कि हमारे पास जीभ है, सबसे पहले मुंह है, मुंह के अंदर जीभ है, जीभ के यहाँ से जाती हुई है ऑसोफेगस। ऑसोफेगस को हम लोग फूड पाइप बोलते हैं बिकॉज इसमें क्या होता है, फूड एंटर करता है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर एक है डायाफ्राम, डोम शेप का, डोम शेप। देखिए मैंने ऐसे बनाया ना, ऐसे, इसे बोलते हैं डोम शेप, इसे बोलते हैं फ्लैट शेप। डोम शेप, फ्लैट शेप, डोम शेप, फ्लैट शेप, ऐसे याद कर लीजिए। तो ये क्या है? डायाफ्राम। ये क्या होता है? डोम शेप होता है। कैसा? डोम शेप। आई होप आप लोग को याद हो रहा होगा, ये डोम शेप होता है। आप याद देख भी सकते हैं कि ये इसका शेप ऐसे है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे हो तो इसमें आप देखेंगे कि ऑसोफेगस डायरेक्ट अटैच्ड है स्टोमच से। किससे? स्टोमच से। स्टोमच मतलब पेट हमारा। उसके बाद आप यहाँ देखें तो आपको एक गॉल ब्लैडर दिख रहा है। क्या दिख रहा है? गॉल ब्लैडर। ये क्या करता है? गॉल ब्लैडर का काम होता है, आपने कभी ना कहीं सुना होगा, डाइजेस्टिव जूस, बाइल जूस, ये सब जूस होते हैं जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करते हैं। जब फूड एंटर होता है, जब तो इसमें क्या होता है, ये जूसेस काम करती है, ये डाइजेशन में हेल्प करती हैं। तो ये क्या है? गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर रहता है, जो कि यहाँ पास है इसका लोकेशन। उसके बाद अगर आप थोड़ा सा नीचे जाएं तो देखें कि यहाँ पर जो ये है छोटी छोटी यहाँ कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और जो आपको ये बड़ा सा ये दिख रहा है ऐसा, ये क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। यानी जो छोटा है वो बीच में है, जो बड़ा है वो चारों तरफ से घिरे हुए। जैसे आपके छोटे छोटे भाई बहन होंगे ना, तो बड़े भाई बहन क्या करते हैं? उनको प्रोटेक्ट करते हैं। वैसे ही बड़ा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसलिए छोटे को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है। आप ऐसे याद कर लीजिए। उसके बाद अगर आप देखें तो स्टोमच के जस्ट नीचे आपको कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा है, वो क्या है? पैंक्रियाज। क्या है? पैंक्रियाज। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर एक बाइल डक्ट है। क्या है? बाइल डक्ट। जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पर तो बाइल स्टोर होता है, पर यहाँ पर जो बाइल है वो जाकर स्टोमच में, आप अगर ध्यान से देखें इस पे, तो यहाँ पर एक डक्ट जो है स्टोमच में जुड़ रही है, तो इसे कहते हैं बाइल डक्ट। क्या कहते हैं? बाइल डक्ट। ओके। और जो आपको ये स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा है, ये क्या है? लीवर। लीवर आप लोग अच्छे से जान रहे हैं कि लीवर की लोकेशन भी देख लीजिए, ऐसी है। उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर और भी दो चीजें, एक है एनस। एनस आप अच्छे से जान रहे हैं कि यहीं से हम अपना अनडाइजेस्ट वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ से क्या करते हैं? बाहर निकालते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो अपेंडिक्स। ये अपेंडिक्स जो है, कई बार यहाँ पर बीमारियां भी होती हैं, तो आप ऐसे ही याद रखिए, अपेंडिक्स। ओके। तो चलिए अब अगर एलिमेंट्री कैनाल पढ़ें अपना, तो ए लॉन्गेस्ट होल, हॉलो। हॉलो क्यों कहा गया है? क्योंकि अगर आप पाइप को देखें, लाइक का ये पाइप है, तो जैसे ये पाइप है ऐसे ही होता है। अगर आपको दिख रहा हो पाइप ऐसे ही होता है, तो पाइप क्या है? बीच से देखा जाए तो ये खाली है, खाली है कि नहीं? तो इसे क्या दिया गया? हॉलो। क्या? हॉलो। खाली चीजों को, बीच से खाली चीजों को क्या कहते हैं? हॉलो। ओके। तो ये क्या है? लॉन्ग एंड हॉलो ट्यूब विथ कंटेन ऑर्गन थ्रोट विच ऑफ द फूड एक्चुअली। ये क्या करता है? फूड को कंटेन करता है। पासेस, ये कहाँ से पास होती है? एलिमेंट्री कैनल कैसे पास होती है? माउथ, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस। ये कैसे क्या होता है ये बताया गया है। कैसे? देखो, जैसे एक बड़ी सी पाइप लें और वो क्या है? हॉलो है। क्या है? हॉलो है। वैसे ही हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। ये क्या करती है? कंटेन्स ऑर्गन थ्रू आउट विद द फूड एक्चुअली। ये क्या करती है? फूड को एक्चुअली कंटेन करके रखती है। जैसे पाइप आप लोग घर पे लगाते हैं तो उससे क्या बहता है? पानी, राइट?
वैसे ही ये क्या करता है, फूड को पास आउट करता है। कैसे पास आउट होता है ये एलिमेंट्री कैनाल में, सबसे पहले आएगा माउथ, माउथ सबसे पहले आता है, उसके बाद आता है ऑसोफेगस, उसके बाद आता है स्टोमच, उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद आता है रेक्टम, उसके बाद आता है एनस। आप लोग ऐसे समझिए, सबसे पहले खाना जाता है हमारे मुंह में, मुंह में जैसे ही जाता है ये बक्कल कैविटी में च्युइंग होना स्टार्ट हो जाता है, यानी हम चबाना स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद जाता है ये ऑसोफेगस यानी फूड पाइप के थ्रू स्टोमच में, यानी यहाँ पर हमने खाया, इसके थ्रू कहाँ गया, स्टोमच में। किस में गया, ऑसोफेगस के थ्रू किस में गया, स्टोमच में। उसके बाद गया स्मॉल इंटेस्टाइन में, किस में गया, स्मॉल, पहले छोटे भाई को देंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में गया, उसके बाद रेक्टम में गया, किसमें, रेक्टम, रेक्टम एक हिसाब से कह लीजिए स्टोरिंग टाइप, रेक्टम में गया। उसके बाद किस में गया, एनस में, एनस के थ्रू ही पास आउट होता है रेक्टम और एनस। ये आपके ये समझ लीजिए कि जब हम अनडाइजेस्टेड फूड को पास आउट करते हैं ये उसी के पार्ट है। ओके, तो आप लोग को यहाँ पर समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने एलिमेंट्री कैनाल को तो देखा कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसी को हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इसमें माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑसोफेगस, स्टोमच, लार्ज इंटेस्टाइन और रेक्टम और एनस आते हैं। तो हम बारी बारी से अपने सारे पार्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना स्टार्ट करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से। किससे स्टार्ट करेंगे, माउथ से। माउथ बक्कल कैविटी, मैंने बताया अभी बक्कल जैसे खुलता है वैसे ही इसे माउथ, तो इसीलिए बक्कल कैविटी बोलते हैं। ओके, तो डाइजेशन ऑफ द फूड बीइंग्स इज द माउथ व्हेन वी फूड इन इंजेस्ट, यानी कि अगर हमें फूड को डाइजेस्ट सबसे पहले अगर लेना है तो सबसे पहले इसको खाना पड़ेगा, इनटेक करना पड़ेगा, उसके बाद ही क्या होगा, डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो इसीलिए कह रहा है कि डाइजेशन ऑफ द फूड बीइंग्स ऑफ द माउथ व्हेन द फूड इन इंजेस्ट, अगर हमें डाइजेशन करना है तो सबसे पहले फूड को इंजेस्ट करना पड़ेगा यानी खाना पड़ेगा। माउथ कंटेन टीथ, माउथ में क्या क्या है, टीथ है, टंग है और क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है, सलाइवरी ग्लैंड है। आप अच्छे से जानते हैं कि आपके मुंह में एक लार होती है, सलाइवा होता है, वो सलाइवा कहाँ से निकलता है, ऐसा तो नहीं है कि आप उसमें पाइप डालते हैं तो आपके मुंह पे थूक आता है, आपके मुंह में सलाइवा आता है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। आपके मुंह में है एक सलाइवरी ग्लैंड। क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, जो क्या करती है, सलाइवा को रिलीज करती है। आखिर ये सलाइवा रिलीज क्यों करती है, सबसे पहले बारी बारी से मैं आपको यहीं पर इन सब का काम बता देती हूँ। जो टीथ है, हम टीथ की मदद से ही किसी चीज को चीरते, फाड़ते और काटते हैं, राइट। और सबसे इसका ज्यादा रोल है, अगर हम डाइजेशन में देखें तो किसी चीज को चबाने के लिए, च्युइंग करने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत है जो, वो क्या, किसकी है, सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमें दांतों की है। किसकी है, दांतों की है। तो इसमें हम दांत को रखते हैं कि दांत की मदद से हम क्या करते हैं, अपने फूड को च्युइंग करते हैं यानी चबा लेते हैं। टंग की हेल्प से क्या करते हैं, टंग की हेल्प से हम उस पूरे खाने को मिक्स करते हैं। कैसे, क्या करते हैं, मिक्स करते हैं। और सलाइवा क्या करता है, जब जो लार है वो टंग की हेल्प से ही तो हम उसमें मिक्स करते हैं। और सलाइवा क्या करता है, सलाइवा जो है वो कहीं ना कहीं खाने को डाइजेस्ट करने में मुंह में हेल्प करता है। और इसके और भी काम है, ये क्या करता है, आपके माउथ को, मुंह को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है, आपके मुंह को फ्रेश भी रखता है। तो ये सब सलाइवरी ग्लैंड का काम होता है, आपके मुंह को सूखने नहीं देता है, मॉइस्चर ये सलाइवरी ग्लैंड के कारण ही होता है। इसका अगर फंक्शन पढ़े तो सबसे पहले मैंने बताया च्युइंग, यानी कि खाने को चबाना। द फूड इज कट इनटू अ स्मॉल पीसेस, क्या होता है, हम खाने को बहुत छोटे छोटे पीस में क्या करते हैं, इन्हीं दांतों की मदद से काटते हैं। च्युइंग बाय द टीथ, हम इन्हीं दांतों की हेल्प से छोटे छोटे पीस में फूड को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इट्स हेल्प बाय फिजिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन, ये क्या है, ये क्या करते हैं, फिजिकल और मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन आवर माउथ, जो मैंने आपको हिंदी में बताया ये वही चीज लिखी हुई है।
द salivary gland present in our mouth produce saliva, यानी कि क्या करता है, जो salivary gland है वो saliva को produce करता है. एंड tongue help in a mixing of the saliva with food, यानी कि टंग क्या करता है, मिक्सिंग में saliva को मिक्स करने में हेल्प करता है फूड के साथ. ओके, टंग also help in a passing through the food throughout the esophagus into the stomach, यानी कि जो टंग है ये क्या करता है, हेल्प करता है कि ओसोफेगस जो फूड है वो ओसोफेगस के थ्रू स्टोमच में चला जाए. राइट, जो टंग है वो क्या करता है, वो हेल्प करता है कि जो फूड है वो ओसोफेगस के थ्रू यानी फूड पाइप के थ्रू कहाँ चला जाए, वो चला जाए पेट पे. ओके, स्टोमच पे. उसके बाद अगर हम पढ़ें तो है स्लाइवरी ग्लैंड. क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड हेल्प इन अ केमिकल डाइजेशन बाय द secreting enzyme called in a salivary amylase, यानी कि जो सलाइवा है ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेशन में भी हेल्प करता है. कैसे हेल्प करता है, वो मिक्सिंग में तो चलिए ठीक है, पर अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें कि अगर आप किसी खाने को ज्यादा देर तक चबाते हैं और ज्यादा देर तक अपने मुंह पे रखते हैं तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे आपको मीठा लगने लगता है. राइट, तो अगर आपने कभी नोटिस नहीं किया है तो आप इसे नोटिस कर सकते हैं, बिकॉज ऐसा होता है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो भी आप खाए हुए हैं वो कहीं ना कहीं सेलाइवरी एंजाइम्स के कारण वो ब्रेक डाउन होने लगता है. इसलिए जो सलाइवरी ग्लैंड है ये केमिकल डाइजेशन में हेल्प करती है. कैसे हेल्प करती है, क्योंकि ये क्या सिक्रीट करती है, सलाइवरी एमाइलेज, यानी कि ये किसी चीज को तोड़ने का काम करती है. सलाइवरी एंजाइम या एमाइलेज, एमाइलेज जो है, एमाइलेज आपको कहीं भी सुनाई दे तो इसका मतलब तोड़ना है, ये किसी चीज को तोड़ देती है. विद डाइजेस्टिव द फूड स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड, जब जो स्टार्च है, शुगर है, जो स्टार्च है उसको क्या करता है, जो सलाइवरी अमाइलेज है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है. जो अगर जैसे आपने कुछ खाया और इसे ज्यादा देर तक मुंह में रखेंगे तो उसमें मिठास आती है. राइट, मैंने यही बताया. वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है कि जब आप किसी चीज को ज्यादा देर तक अपने मुंह पे रखते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड जो है उससे सलाइवा एमाइलेज नाम का एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है. वो क्या करता है, जो स्टार्च है उसको तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है. और यू नो दैट कि ग्लूकोज जो है वो स्वीट होता है, मीठा होता है, इसलिए हमें मिठास आने लगती है, मीठा लगने लगता है. ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम सबसे पहले यही देखेंगे कि सलाइवरी एंजाइम एमाइलेज जो स्टार्च है ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है. हमने पहले ही जाना था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स है. तो जो स्टार्च है ये कॉम्प्लेक्स शुगर है. क्या है, कॉम्प्लेक्स शुगर है. और सलाइवरी जो एमाइलेज है ये स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. किसमें, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है, जो कि एक सिंपल शुगर है. क्या है, सिंपल शुगर है. आप ऐसे समझ लीजिए कि जो स्टार्च है उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ओके, उसके बाद हम देखेंगे ऑसोफेगस, जिसे फूड पाइप भी बोलते हैं. तो देखिए, एक मैंने विजन यहाँ लगाया हुआ है ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए. जो अगर आपको कोई पीछे का पार्ट भूल भी गया है तो एक बार फिर से आपको क्लियर हो जाए. सबसे पहले माउथ, उसके बाद ऑसोफेगस. मैंने इसमें देखिए डायरेक्शन भी है कि आप पहले माउथ से लेंगे, उसके बाद ऑसोफेगस से जाएगा स्टोमच में, स्टोमच से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर जाएगा रेक्टम में, फिर जाएगा एनस में, और यहाँ से हो जाएगा पास आउट. ओके, आप लोग को इतना तो अब याद हो ही गया होगा, आप, आई होप. अब देखिए आपके पास एक डायग्राम है, कुछ बड़ा बड़ा सा लग रहा होगा आपको. आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मैम आखिर ये क्या है. ये क्या है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, ऑसोफेगस. मैंने इसे थोड़ा और अच्छे से दिखाने की कोशिश की है कि आखिर हमारे अंदर ऑसोफेगस होता कैसे. आपने देखा कि ऑसोफेगस है, तो ऑसोफेगस क्या मैम अलग से होता है क्या, यहाँ जो हमको ये महसूस हो रहा है, आप सभी को यहाँ पे कुछ महसूस होता है, ये बॉक्स टाइप का जो होता है महसूस होता है, तो क्या मैम यही ऑसोफेगस है? बिल्कुल नहीं.
तो अभी मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि आखिर ये ऑसोफेगस कैसे स्ट्रक्चर है, कैसा लोकेट आउट होता है, सब कुछ चीज बताऊंगी। तो सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ये सब होता है। ये जो आपको दिखता है इसे कहते हैं साउंड बॉक्स। क्या होता है? साउंड बॉक्स। ये साउंड बॉक्स है, यानी इसी की हेल्प से हम बोल पाते हैं। कॉमनली इसे चिड़िया भी लोग बोलते हैं। आई नो कि थोड़ा अजीब है, पर इसे चिड़िया भी लोग बोलते हैं। बट ये अगर हमारी साइंस की लैंग्वेज में देखी जाए तो इसे हम जो यहाँ पे जो महसूस होता है उसे हम बोलते हैं साउंड बॉक्स। इससे साउंड क्या होता है, जो हम बोल रहे हैं ना, इसका साउंड यहीं से प्रोड्यूस होता है। तो सबसे पहले आता है फेरिंग्स। उसके बाद अगर आप देखें तो जंक्शन ऑफ ऑसोफेगस, क्या है ये? जंक्शन है ऑसोफेगस एंड फेरिंग्स का। जैसे यहाँ पे देखें तो फेरिंग्स है, उसके बाद क्या है? ऑसोफेगस है। क्या है? ऑसोफेगस है। तो ये जो ऑसोफेगस है ये उसका जंक्शन है। जंक्शन यानी यहीं पर क्या होता है? मिलते हैं, जुड़ते हैं, ऐसे कह सकते हैं। उसके बाद आप देखें तो ये क्या है? ऑसोफेगस। क्या है? ऑसोफेगस। ऑसोफेगस के बाद यहाँ पे आपको दिख रही है ट्रैकिया। क्या दिख रही है? ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है ये हमारे ट्रैकिया जो है ये ऐसी होती है और फिर ये डिवाइड हो जाती है। हमारे लंग सेक्शन का ये थोड़ा सा ऐसे वाला पार्ट है ये ट्रैकिया। ठीक है, ये ट्रैकिया अंदर जाता है। फिर ये एल्वलाई वगैरह में, ये जो हम रिस्पायरेशन पढ़ेंगे तब मैं इसका जिक्र वहां करूंगी। ओके, ये ट्रैकिया है, आप ये समझ लीजिए। उसके बाद हमने देख लिया ये क्या है? फेरिंग्स है। उसके बाद लैरिंग्स, फेरिंग्स और ऑसोफेगस। ठीक है, ऑसोफेगस है। अब आप यहाँ देखें, अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे हैं तो मैंने बोला कि ये ट्रैकिया को हम रिस्पायरेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे और ऑसोफेगस को हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन में। मतलब कि अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास एक पाइप खाना खाने के लिए है और एक पाइप हवा ले जाने के लिए है, राइट? तो जो ये हमारा फेरिंग्स है, फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे ऑफ फूड एंड विंड है, एयर कह सकते हैं। जो फेरिंग्स है इसमें क्या होता है? फूड भी होता है और एयर भी होता है। यहाँ से क्या होता है? अपना अपना पोर्शन डिवाइड हो जाता है। अब तुम बोल सकते हो मैम खाने को कैसे पता कि हमें यहाँ नहीं जाना है, पानी को कैसे पता यहाँ नहीं जाना है? तो अगर आप एक चीज नोटिस करें, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं, अगर मेरा बायो है तो आपको शायद और अच्छे से बता सकूंगी कि आपके इसके जो ट्रैकिया है इसके ऊपर कुछ ऐसा कैप होता है, बंद खुल बंद खुल बंद खुल। आप लोग के पास ऐसी बोतल होती है ना, ऐसे खुलते हैं फिर ऐसे खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं, वैसे ही ऐसे होता है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, तो ये ऐसे बंद होता है, ओके, और ये खुल भी जाता है। तो जब फूड हम लोग बोलते हैं, आपने ये चीज तो कॉमन सुना ही होगा कि बात करते वक्त बातें मत करो, ओके। तो ये इसका मेन कारण साइंस के नजरिए में यही है कि जब आप बात करते हैं तो क्या होता है? विंड का पाइप भी ओपन हो जाता है, एयर भी जा रही है क्योंकि। तो क्या हो रहा है? जब आप बात कर रहे हैं तो खाने के साथ आपके साथ एयर भी जा रही है, तो खाना गलती से भी इसमें अगर गया तो थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि लोग खाते खाते बात करते हैं और कभी बार चला भी जाता है तो खांसी आ जाती है, थोड़ा सा नाक आँख से मुंह से नाक आँख से नहीं, नाक और मुंह से पानी आ जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। आई होप आप लोग को ये थोड़ी सी इंटरेस्टिंग अच्छी लगी होगी कि इसमें ऐसे कैप टाइप होता है, ओके। तो हम बात कर रहे थे, मैं अपने टॉपिक से भटक गई थी, मैं आपको एक्स्ट्रा बताने लगी थी, पर ऑसोफेगस से थे हम, ऑसोफेगस से हैं हम यहाँ। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो आपको कुछ अजीब दिख रहा है। क्या दिख रहा है? वेयर इज ऑसोफेगस इज क्रॉस ऑफ बाय द आर्क ऑफ आयोटा। क्या है? ये है आयोटा। आयोटा से यहाँ से क्रॉस कर गया है, यानी कि ऑसोफेगस क्या करता है? क्रॉस कर जाता है। उसके बाद देखिए ऑसोफेगस हाइलम, ये इतना आपके उसमें मुझे नहीं लगता आपको समझना चाहिए, बिकॉज ये बहुत हाई लेवल का है। बट बस आप इतना ही देखिए कि ये मैंने आपको ये डायग्राम बताया कि कैसे ये लोकेटेड होता है। आप लोग समझ रहे? देखिए ये स्टोमच का कुछ पार्ट दिख रहा है आपको, ये आपको डायाफ्राम दिख रहा है। मैंने इसीलिए इसको लगाया है क्योंकि आप थोड़ा जान सके कि ऑसोफेगस है
ये हमारा क्या है, फेरिंग्स है, फेरिंग्स से ऑसोफेगस है, ये आया और ये स्टोमच में ऐड हो गया कुछ ऐसे, और यहाँ से ये ट्रैकिया, ऐसे सब ऐसे जुड़ा हुआ है। ओके, तो आप अलग से बिल्कुल ऐसे नहीं सोचेंगे कि कुछ अलग से। और उसके बाद हम देखें तो क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे इट्स कैरी। अब हम क्या देख रहे हैं, अब हम ऑसोफेगस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इट्स कैरी फूड ऑफ द स्टोमच, हमने अभी तक फूड पाइप कह के चिल्लाया है, तो मतलब ये फूड ही कैरी करता है, राइट। उसके बाद इट्स मेक ऑफ द स्मूथ मसल्स एंड इनवॉलेंट्री मसल्स, यानी कि आप लोग छोटी क्लासेस में दो मसल्स पढ़ते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब जो हमारे कहने पर चले, राइट, और इनवॉलेंट्री का मतलब है जो हमारे कहने पे ना चले। तो इनवॉलेंट्री जो है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। क्या आपकी पेट की मसल्स, स्टोमच की मसल्स आपके कंट्रोल में है? आपके कंट्रोल में है? बताइए। नहीं। आपकी हार्ट की मसल यानी कार्डियक मसल्स क्या आपकी कंट्रोल में है? बिल्कुल नहीं। आप दिल को रोक नहीं सकते, आप टोक नहीं सकते, उसको बंद नहीं कर सकते, राइट। तो इनवॉलेंट्री मसल्स है हमारी ऑसोफेगस में, इसे स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ओके, the contraction of the relaxation of the walls are muscles of the food pipe of the push of the pulse into the stomach throughout the uh, peristaltic movement। एक मूवमेंट होता है जिसमें क्या होता है, ऐसे किसी चीज को अगर हमें नीचे भेजना है तो क्या होता है, सिकुड़ना पड़ता है, दबाना पड़ता है। वैसे ही इसका जो ऑसोफेगस है ये कहीं ना कहीं ये प्रोसेस करता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन यानी कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ऐसे करके ये फूड को धीरे धीरे स्टोमच की तरफ भेजता है। इसी को हम पेरिस्टैटिक मूवमेंट भी बोलते हैं। दिस मूवमेंट मूव द फूड इन ऑल द डाइजेस्टिव ऑर्गन थ्रू आउट द कैनाल। इस कैनाल के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन के थ्रू जब हमें किसी चीज को नीचे भेजना है तो लाइक फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। तो उसी हिसाब से ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स होती, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स होती, ऐसे धीरे धीरे करके ये फूड को क्या करती है, स्टोमच की तरफ भेजती है। इसी को हम पेरिस्टैटिक बोलते हैं, पेरिस्टैटिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ओके, इसके बाद अगर हम पढ़ें अपना स्टोमच, स्टोमच क्या है, स्टोमच में अगर आप देखें तो ऐसा एसोफेगस आ रहा था और ऐसे हमारा स्टोमच था। तो अगर आप देखें तो इसका शेप और जे का शेप कुछ सेम सा लगता है, नहीं। तो इसीलिए जो हमारा स्टोमच है वो क्या होता है, जे शेप का होता है। कोई पूछे तो बोल देना जे। हमारा पेट कैसा है, जे है हमारा पेट। तो हमारा जो स्टोमच है जे है, तो यानी जे शेप का है, और ये प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड। किस साइड, लेफ्ट साइड। आप लोग अपना अभी तक तो अपनी हार्ट की पोजीशन पता करते थे, अब आप स्टोमच की पोजीशन को भी पता कर सकते हैं कि आपके लेफ्ट साइड में आपका पेट है, और वो भी इनवॉलेंट्री मसल्स के साथ, और वो भी जे शेप का। किस शेप का, जे शेप का। The muscular wall of the stomach help in a digestion of the food in two ways। जो हमारी मस्कुलर वॉल्स हैं वो क्या करती हैं, स्टोमच में डाइजेशन में हेल्प करती हैं। वो कैसे करती हैं, दो तरीके से। कैसे, टू वेज में। कैसे मदद करती हैं, टू वेज में। तो अब चलिए समझ लेते हैं कि वो कौन से दो वे हैं। तो सबसे पहले आता है मैकेनिकल डाइजेशन, उसके बाद आता है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं। बाय द कर्लिंग ऑफ द फूड यानी अबाउट द 3 आवर्स, यानी कि जो सबसे ज्यादा फूड है वो हमारे स्टोमच में ही रुकता है, और इसका मतलब है कि हमारा फूड जो है वहां पर ज्यादा डाइजेस्ट होता है। और द फूड ब्रेक डाउन इन स्टिल स्मॉलर पीस एंड फॉर्म ऑफ द सेमी सॉलिड पेस्ट, यानी कि वहां पर डाइजेस्ट होता है और क्या होता है, वो सेमी सॉलिड यानी सॉलिड फॉर्म का एक पेस्ट बना लेता है। वो क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन में ऐसा हो जाता है, यानी जो फूड है वो डाइजेस्ट यानी कर्लिंग का एक मतलब समझ लीजिए कि डाइजेस्ट होता है फूड बाय द डाइजेशन मिक्सिंग टाइप। डाइजेस्ट होता है फूड को और उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं और इसे सेमी सॉलिड पेस्ट हम
तैयार करते हैं। अब हम केमिकल डाइजेशन में क्या करेंगे, इसमें तो हमने ब्रेक डाउन किया, तोड़ा और इसे पेस्ट बनाया। अब हम केमिकल डाइजेशन में क्या करेंगे, केमिकल डाइजेशन हम कुछ इस प्रकार करेंगे कि द वॉल्स ऑफ द स्टोमच कंटेन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे बाइल जूस, गैस्ट्रिक जूस, ये सब है हमारे पेट के पास। तो इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं जो क्या करती हैं, गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करती हैं। इससे क्या होगा, गैस्ट्रिक जूसेस जो है वो डाइजेशन में हेल्प करेंगी। कंटेन्स 3 सब्सटेंस। ये जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, जो हेल्प करती हैं डाइजेशन में फूड की, वो क्या करती हैं, बहुत सारी चीजें कैरी करके रखती हैं, क्योंकि अगर वो कुछ लेंगे ही नहीं तो डाइजेस्ट कैसे करेंगे। अगर आपके पास किसी को मारने के लिए हाथ नहीं होगा तो आप मारेंगे कैसे, राइट। तो वैसे ही इनके पास क्या होता है, 3 तरीके का गैस्ट्रिक जूस कंटेन करते हैं। तो सबसे पहले आता है पेप्सिन। क्या, पेप्सिन, ये पीने वाला पेप्सिन नहीं है, ठीक है, आप लोग गलत जा रहे हैं, पेप्सी नहीं है, पेप्सिन है। पेप्सिन साउंड थोड़ा सा सेम लग रहा है, पर पेप्सिन है ये। तो एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन द प्रोटीन। पेप्सिन का क्या काम है, ये पेप्सिन और प्रोटीन, पीपी से याद कर लीजिए, प्रोटीन। क्या, पेप्सिन क्या करता है, पी, प्रोटीन, और रिक्वायर्ड एसिडिक मीडियम, ये क्या करता है, एसिडिक मीडियम रिक्वायर्ड होता है, ओके। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, यानी ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद आप HCl, ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, बट आपको जान के हैरानी होगी कि आपके स्टोमच में ये प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, बहुत ज्यादा आपके स्टोमच में यानी हेल्प करता है कि अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस एंटर करता है तो इसके कारण वो क्या होता है, मर भी जाता है। इसके कारण क्या होता है, मर भी जाता है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है कि हमारे जो पेट की लेयर है स्टोमच की, वो 3 to 4 डेज में बार बार क्या होता है, रिपेयर होती रहती है, ओके। तो एसिडिक इन नेचर, ये क्या होता है, एसिडिक होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और एसिडिक भी है। इसका जो pH है 1.2 है, कितना, 1.2। ये क्या करता है, माइक्रोब्स को किल करता है, किसको, माइक्रोब्स को। मैंने अभी बताया कि जो भी माइक्रोब्स इंटर करते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, उसको क्या करता है, ये मार देता है। और मेक मीडियम इज एसिडिक फॉर द पेप्सिन। हाँ, भी आपने पीछे पढ़ा कि पेप्सिन को क्या करना है, अगर प्रोटीन डाइजेस्ट करना है तो उसको एसिडिक मीडियम चाहिए, तो उसको एसिडिक मीडियम करके कौन देता है, ये HCl देता है। क्या देता है, कौन देता है, HCl देता है। उसके बाद हम पढ़े तो म्यूकस। क्या, म्यूकस, द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्ट ऑफ द वॉल ऑफ द स्टोमच ऑफ द HCl। जब हमने देखा कि HCl इतना डेंजरस है, तो अगर कोई डेंजरस व्यक्ति है आपके घर में, जैसे आप पापा से बहुत डरते हैं, राइट, तो अगर आप पापा से डरते हैं तो आपको मार से, मम्मी पापा से बचाने के लिए क्या करती है, मम्मी हेल्प करती है, नहीं करती, करती है, नहीं। तो वैसे ही अगर आपको HCl जैसे एसिड से अपने पेट को बचाना है तो कुछ तो प्रोटेक्शन में होना चाहिए। वैसे ही म्यूकस है, क्या है, म्यूकस, ये क्या करता है, हेल्प करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टोमच को HCl से, ओके। इफ द म्यूकस इज नॉट सिक्रीटेड, क्या कहते हैं, म्यूकस को सिक्रेट नहीं किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच कॉज द इरोजन ऑफ द इनर लाइनेस ऑफ द स्टोमच लीडिंग ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। अल्सर की प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। आपने सुना होगा कि जो लोग बोलते थे पेट की जो मेरी मसल्स है वो क्या हो गई, छिल गई हैं, ऐसे ही को बोलते हैं। यानी वो क्या होती हैं, जो एसिडिक मीडियम के कारण जो लेयर्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं कहीं ना कहीं। एक तरह से कहे जाए तो उनको, जैसे आपको पापा 2-4 झापड़ लगा दे तो आपके गालों पे दर्द होगा, नहीं होगा, मम्मी बचाने ना आ पाई, तो वैसे ही म्यूकस प्रोटेक्शन में नहीं होता और एसिड आकर उन स्टोमच में घाव कर देता है, अंदरूनी घाव हो जाता है, इसी को अल्सर बोलते हैं, ओके। अल्सर आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl लीड्स ऑफ द एसिड। क्या होता है, एक्सेसिव जो होता है तो एसिडिक हो जाता है। फिर जब कोई ज्यादा चीजें हो जाती है ना तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करती हैं। तो मुझे लगता है कि आप सबसे पहले समझ गए हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा है, माउथ को पढ़ा है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है,
उसके बाद हमने डाइजेशन सिस्टम को स्टार्ट किया है, माउथ, ऑसोफेगस को पढ़ा है। ऑसोफेगस में हमने क्या पढ़ा है, स्टोमच, ऑसोफेगस। सबसे पहले आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, सबसे पहले हमने पढ़ा है मुंह मतलब माउथ, उसके बाद पढ़ा है ऑसोफेगस, उसके बाद हमने पढ़ा है स्टोमच। हमने 3 चीजें पढ़ ली हैं। क्या पढ़ी? माउथ, ऑसोफेगस और स्टोमच। ओके, अब हमें क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस। ओके, तो हमने इसमें सारी चीजें कवर कर ली। और मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन में पेप्सिन यानी प्रोटीन डाइजेशन, और हमने HCl में क्या पढ़ लिया, एसिडिक मीडियम 1.2 pH होता है। म्यूकस में अल्सर कैसे कॉज होता है ये भी देख लिया। अल्सर एक बार और समझ लीजिए, अल्सर में क्या होता है कि जो HCl है ये हमारे स्टोमच की जो स्मूथ मसल्स हैं उसको क्या करता है, डैमेज कर देता है, एक हिसाब से कह दीजिए घाव कर देता है। घाव कर देता है, अंदरूनी घाव होती है, तो इसी को लोग बोल देते हैं अल्सर। और लोग नहीं, इसे साइंस भी अल्सर ही कहता है। यानी HCl के प्रेजेंस में जो HCl है वो अपनी आपके स्टोमच को या मेरे स्टोमच को, हमारे स्टोमच को क्या करता है, डैमेज कर देता है उसकी मसल्स को, उसी को हम बोलते हैं अल्सर। यानी अंदरूनी रूप से उसमें घाव हो जाते हैं, इसी को बोलते हैं अल्सर। ओके, अल्सर समझ आ गया, HCl समझ आ गया। म्यूकस क्यों है? म्यूकस प्रोटेक्शन के लिए है, HCl से प्रोटेक्शन के लिए म्यूकस का यूज करते हैं। ओके, अब मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर आप अपने पेटू राजा को अच्छे से समझ लें तो इससे बढ़िया कुछ नहीं होगा, राइट। तो अगर हम अपने पेटू राजा को समझें तो देखें अगर आप, तो सबसे पहले हम जे शेप की बात करें तो ये ऑसोफेगस है, ऑसोफेगस और यहाँ से आया, और ये कार्डिया, कार्डिया है जो यहाँ पर ये एक सब्सटेंस कह सकते हैं, ज्वाइंट सेक्शन है। उसके बाद ये है जे शेप का हमारा क्या, पेटू राजा। उसके बाद ये क्या है, बॉडी है। उसके बाद ये क्या है, फंडस है। क्या जो भी आप कभी अगर पढ़ेंगे ना तो ये जो भी उठा हुआ भाग होता है इसे हम फंडस ही मेनली कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडस ही कहते हैं। उसके बाद आप देखें ये बॉडी है, ये कार्डिया है। उसके बाद ये देखें एंट्रम है। क्या है? एंट्रम। क्या है? एंट्रम। और उसके बाद देखिए तो ये फाइलर्स है। तो ये क्या है, हमारे स्टोमच के कुछ पार्ट हैं। मुझे लगता था कि आप लोगों को बताना चाहिए इसलिए मैंने बता दिया है। और यहीं पर मैं इसको समाप्त करूंगी बिकॉज काफी बड़ा हो जाता है अगर लेक्चर, तो आप लोगों का भी मन नहीं करता है कि बहुत लेंदी हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है। अगर फिर भी अगर आप लोग कहेंगे तो मैं और लेक्चर बड़ा कर दूंगी बिकॉज मुझे कोई परेशानी नहीं है। बट मुझे लगता है कि अगर थोड़ा थोड़ा ही भरा जाए ज्ञान तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो अगर आप लोग को ये लेक्चर अच्छा लगा, छोटी छोटी जो गलतियां हुई, अगर कभी जीभ लड़खड़ा जाती है तो उसमें मुझे क्षमा करिएगा बिकॉज मैं ह्यूमन ही हूँ और मानव से ही गलती होती है, इतना मैं जानती हूँ। मैं अपने आप पर सुधार करूंगी, कोशिश है कि मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, कंटेंट को अच्छा करूं और आपके बोर्ड्स में एक अहम भूमिका निभाती हुई मेरी नोट्स रहें। ये मेरी खुद की नोट्स बनाई हुई है, आप लोग कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ये नोट्स कैसी हैं, आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए कृपया कर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। कमेंट्स में मुझे बताइएगा जरूर कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगा। अगर कोई भी सुझाव है किसी भी प्रकार से, अगर कोई भी आप मुझ में सुधार चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं जरूर उस चीज में काम करूंगी, कोशिश करूंगी कि बेटर करूं परफॉर्म। तो मिलते हैं अगले पार्ट में जिसमें हम बढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस और यहीं से हम समाप्त करेंगे अपना ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि अभी तक आप यहाँ बने हैं। मुझे पूर्ण भरोसा है कि आप अपने बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करेंगी, अच्छे नंबर लाएंगे, अच्छे से टॉप करेंगे और आप में से ही कोई बच्चा अपने जिले, अपने स्टेट में नाम कमाएगा। और मैं बिल्कुल यही चाहती हूँ कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करें और ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें। मेरा सपोर्ट आपको पूरा है, आपको जो भी चाहिए, जैसी भी हेल्प कर सकूंगी मैं पूरा करूंगी। DPP, क्वेश्चन प्रैक्टिस, वन शॉट, माइंड मैप, ETC
कुछ भी जो आपको चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।